हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 पहले ही करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो, साथ ही मैंने लेसन 1 से लेसन 10 तक का भी ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग 12 नंबर ऑब्जेक्टिव से शुरू करने वाले हैं क्योंकि मैंने 11 ऑब्जेक्टिव प्लस समरी, इस चैप्टर का समरी यानी सारांश जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पार्ट 1 में कवर किया है। क्वेश्चन है, प्लाज्मिड निम्न में से एक है। प्लाज्मिड निम्न में से एक है मतलब क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, चौथा है प्लाज्मिड झिल्ली का एक भाग। तो देखिए, प्लाज्मिड क्या होता है? एक अतिरिक्त डीएनए होता है और किसमें पाया जाता है? ये केवल जीवाणु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, दूसरे जीवों में नहीं पाया जाएगा। तो यही सही ऑप्शन है कि प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त डीएनए है। 13, अनुवांशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो अनुवांशिक पदार्थों को यानी डीएनए को पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है आपका एमाइलेज, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा है लाइगेज और चौथा है हाइड्रोलेज। तो जैसा कि मैं आपको समरी में बता रहा था कि अनुवांशिक पदार्थों को यानी डीएनए को पृथक करने के लिए, उन्हें काटने के लिए बीच से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, वही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और इसी को आणविक कैंची या मोलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। तो इसी का यूज करते हैं, किसका? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करता है। 14 नंबर है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए आवश्यकता होती है, यानी जो डीएनए की प्रतिलिपि बनानी रहती है उसके लिए किसकी आवश्यकता रहती है ये बताना है। ऑप्शंस है डीएनए पॉलीमरेज तथा डीएनए लाइगेज की, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज की, तीसरा है डीएनए लाइगेज की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब डीएनए की प्रतिलिपिकरण करनी हो यानी डीएनए की प्रतिकृति बनानी हो तो उसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए तथा डीएनए लाइगेज भी चाहिए। तो इसलिए ये सही ऑप्शन होगा 14 का 1 कि डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए इसी पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किस लिए करते हैं ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन है पहला डीएनए को खंडों में काटने के लिए, दूसरा है डीएनए अणु के विघटन के लिए, तीसरा है डीएनए अणुओं को उनकी आकार के अनुसार पृथक करने के लिए। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग? चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का यूज करते हैं डीएनए के जो अणु होते हैं ना उनके आकार के आधार पर पृथक करने के लिए, यानी ये सी नंबर यानी जो 3 नंबर पे ऑप्शन है ये सही है। किसका यूज किस लिए करते हैं? डीएनए के अणुओं को उनके आकार के अनुसार पृथक करने के लिए। 16 नंबर है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसको भी मैंने आपको बताया था सारांश में। तो अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, इसी को बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया था, थोड़ा घुमा कर पूछा गया था। इस बार क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और चौथा है हेलिकेज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग जब भी आणविक कैंची की बात आए या डीएनए को काटने की बात आए तो वही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज करते हैं। चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि PBR322 वाहक में किसके प्रति प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं? ठीक है, जो ये आपको पता होगा ये कृत्रिम प्लाज्मिड है, क्लोनिंग संवाहक कृत्रिम है। इसमें से कौन सा जीन होता है जो मतलब किसके प्रति प्रतिरोधक जीन होते हैं? ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। PBR322 वाहक में किसके प्रतिरोधक जीन होती है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है एम्पिसिलिन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो PbR322 वाहक है उसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के प्रतिरोधक जीन होते हैं, दोनों के प्रतिरोधक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा ये दोनों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज निम्न में से कौन पहचाना गया था? यानी सबसे पहले जो प्रतिबंधन एंजाइम की पहचान की गई थी वह कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले किसको पहचाना गया था? HIND2 को। तो यहीं से आपका याद कर लेना है कि कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम सबसे पहले पहचाना गया था। तो HIND2 को सबसे पहले पहचाना गया था। 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा पादप एवं जंतुओं को इच्छित लक्षणों के साथ प्रजनन कराना संभव है? किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन है उत्तक संवर्धन द्वारा, तीसरा है अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, तीसरा है गुणसूत्र इंजीनियरिंग द्वारा और चौथा है आइकेबाना विधि द्वारा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा ही कर सकते हैं, यही सही ऑप्शन है। 20 नंबर देखते हैं, लक्ष्य उत्तक में ट्रांसजीन की ट्रांसजेनिक अभिव्यक्ति निर्धारित होती है किस पर? रिपोर्टर पर, प्रमोटर पर, ट्रांसजीन पर या फिर इनहेंसर पर? तो किस पर निर्भर करती है? तो किस पे होती है जी? ये होती है रिपोर्टर द्वारा, रिपोर्टर द्वारा। 21 नंबर है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? यानी जो जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति किसके योगदान से हुई है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीव विज्ञान द्वारा, दूसरा है आणविक जीव विज्ञान द्वारा, तीसरा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? आणविक जीव विज्ञान द्वारा। 22 नंबर देखते हैं, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डीएनए हो उनको देखना हो डीएनए को, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सेफ्रेनिन के द्वारा, दूसरा है फास्ट ग्रीन, तीसरा है इथिडियम ब्रोमाइड और चौथा है एनिलीन ब्लू। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? इथिडियम ब्रोमाइड उसमें डाला जाता है तभी हम लोग डीएनए को देख पाते हैं, तो किसका यूज करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड का। 23 नंबर है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, यानी जो लाइगेज एंजाइम होता है उसका काम क्या है, किस लिए उसका यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। तो यही याद रख कर लीजिएगा कि लाइगेज एंजाइम किस लिए काम में आता है, तो यह डीएनए यानी खंडित डीएनए यानी डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के काम में आता है। और इसका उल्टा होता है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटता है, जबकि लाइगेज एंजाइम डीएनए के टुकड़े को जोड़ता है। 24 BAM-H1 प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है, यानी जो BAM-H1 प्रतिबंधन एंजाइम है वो किनमें से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ई कोलाई से, दूसरा है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेंसियंस से, तीसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बनता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उसको प्राप्त करते हैं हम लोग बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस से। 25 नंबर देखते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का प्रयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से किया जाता है, यानी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है उसका पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से किया जाता है। ये प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? पहला है जीवाणु कोशिका से, दूसरा है प्लाज्मिड से, तीसरा है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से और चौथा है जीवाणु भोजी से। यानी आपको सीधा सा ये बताना है कि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं जी? वो प्राप्त किए जाते हैं जीवाणु कोशिका से। याद रखिएगा, प्लाज्मिड भी जीवाणु कोशिका से और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी जीवाणु कोशिका से ही प्राप्त किए जाते हैं। 26 अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले दो महत्वपूर्ण जीवाणु हैं। जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी में
जो 2 प्रमुख जीवाणु का नाम बताना है जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उनका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला है नाइट्रोसोमोनास तथा कैलिबसिला। दूसरा है एस्रिचिया एवं एग्रोबैक्टीरियम। तीसरा है नाइटोबैक्टर तथा एजेटोबैक्टर। और चौथा है राइजोबियम एवं डिप्लोकोकस। तो हम लोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आपने कई बार नाम सुना होगा इस्रिचिया यानी ई कोलाई इसे कहते हैं। ई कोलाई यानी इस्रिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं। तो यही ये 2 मुख्य रूप से जीवाणु हैं जिनका यूज हम लोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। 27 निम्न में से कौन अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होता है? यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनमें से हम किसका यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियेज, दूसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। तो सही ऑप्शन क्या है? यही है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, यानी इसी का हम लोग यूज करते हैं। 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर है निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है? इसमें से बताना है कौन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो अपने समरी में देखा है इको R1 है, HIND2 है, HIND3 है, ये सभी। तो ये सभी क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। उसके बाद चलते हैं 29 पे। 29 नंबर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है, किसको काटता है? डीएनए के 2 रज्जुओं को किसी भी स्थल पर। दूसरा है डीएनए के 2 रज्जुओं को। तीसरा है डीएनए रज्जु को विशिष्ट स्थल पर। और चौथा है एकल रज्जु की आरएनए को किसी भी स्थान पर। तो देखिए ये तो सही है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के अणु को काटता है, लेकिन कहाँ से काटता है? तो किसी भी स्थल से तो काटता नहीं है, ये गलत हो गया। और दोनों रज्जुओं को भी नहीं काटता है, किसको काटता है? विशिष्ट स्थल से काटता है, यानी किसी खास स्थान से काटता है। तो यही ऑप्शन सही है। 30 नंबर है अनुवांशिक अभियांत्रिकी को कहा जाता है, यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ऊतक संवर्धन, दूसरा है क्लोनिंग संवाहक, तीसरा है अनुप्रवाह संसाधन और चौथा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इसे मैंने आपको समरी में भी बताया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इस चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव करा दिया, साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट समरी भी आपको बता दिया है। मुझे लगता है इस चैप्टर के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव पर्याप्त हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उसे भी कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।